आज धरती पर इंसानों की आबादी 8 अरब से भी ज्यादा है, जो तेजी से बढ़ रही है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि एक समय ऐसा भी था जब धरती से इंसानों का नामो निशान ही मिटने वाला था। दरअसल ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी ने एक मॉडल तैयार किया है जिसके जरिए मॉडर्न जीन जीनियोलॉजी की स्टडी की जा सकती है। आसान शब्दों में कहें तो किसी पर्टिकुलर जीन से जुड़े उन लोगों का पता लगाया जा सकता है जो अभी हैं या जो कभी हुआ करते थे। इस मॉडल के जरिए चीनी वैज्ञानिकों ने अफ्रीकन और नॉन अफ्रीकन आबादी के 3154 लोगों के डीएनए का एनालिसिस किया है, जिसका रिजल्ट सचमुच चौंका देने वाला है। इससे पता चलता है दोस्तों कि एक वक्त ऐसा भी था जब धरती पर महज 1280 लोग बचे थे और करीब 1.17 लाख सालों तक इस कंडीशन में कोई खास सुधार नहीं दिखा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात पैदा हुए तो कैसे हुए? ऐसी सिचुएशंस में इन लोगों ने कैसे सरवाइव किया? अगर फ्यूचर में भी ऐसी हालात बने तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान विलुप्त हो सकते हैं? मैटर थोड़ा सीरियस है, तो इसे डिटेल में आज समझते हैं। देखिए, कहते हैं कि इंसानों का इतिहास 20 लाख साल पुराना है। इस दौरान उन्हें कई उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ा था। जनसंख्या में कई उतार चढ़ाव देखे। वहीं अगर हाल ही की बात की जाए तो एक आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में हर रोज 3.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं और हर 20 मिनट में करीब 3000। इस वजह से 1960 में दुनिया की आबादी जो 3 अरब थी वो अगले 40 साल में दोगुनी यानी 6 अरब हो गई थी, जो अब 8 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है। स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग 15 नवंबर 2022 को दुनिया में 800 करोड़वें बच्चे का जन्म हुआ था। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हर साल करीब 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। वहीं सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन में लगभग इसके आधे। भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2021 से 22 में 2.3 करोड़ से ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ, यानी हर दिन औसतन 56,000 बच्चे पैदा हुए। ये आंकड़ा इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि अगर दुनिया के 78 देशों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या लगभग 2.5 करोड़ की बैठती है। यानी कि 78 देशों की आबादी के बराबर बच्चे तो भारत में ही हर साल पैदा हो रहे हैं। जबकि इसके दूसरी तरफ एक समय ऐसा भी था जब डायनासोर की तरह हमारी पूरी नस्ल खत्म होने के कगार पर आ गई थी और ये हालात पैदा हुए थे करीब 9 लाख साल पहले। उस समय हमारी आबादी में करीब 98% की कमी आई और ये घटकर महज 1300 तक रह गई थी। ये खतरनाक सिचुएशन करीब 1 लाख साल तक बनी रही, यानी इस दौरान हमारी संख्या में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। ये कंक्लूजन शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के रिसर्चर हैपिंग ली और उनके कलीग ने 3154 लोगों के जीनोमिक्स विश्लेषण यानी जीनोमिक्स एनालिसिस से निकाला है। साइंटिस्टों की माने तो ये सीरियस इवोल्यूशनरी क्राइसिस था और इससे हमारी नस्ल का नामो निशान मिटने वाला था। इस हालात को हम जानवरों की कई दूसरी प्रजातियों से समझ सकते हैं जो आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। हालांकि इंसान खुशनसीब रहे, वो न सिर्फ अपनी नस्ल को बचाने में कामयाब रहे बल्कि उसने डेवलपमेंट के मामले में बाकी सभी प्रजातियों को बेहद पीछे छोड़ दिया। लेकिन इन सभी रिजल्ट्स के बाद कई सारे सवाल दिमाग में आते हैं, जैसे कि ये लोग किन जगहों पर रहे, कैसे उनकी जान चली गई, या उस समय के इंसानों ने किस तरह से चुनौतियों का सामना किया, वगैरह वगैरह। हालांकि इस बारे में एब्सोल्युटली कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन साइंटिस्ट कुछ कारण बताते हैं जिनकी वजह से इंसानों की नस्ल खतरे में पड़ी होगी। इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि धरती पर पहले ऐसा टेम्परेचर नहीं था जैसा अब है। कभी यहाँ आग बरस रही होती थी तो कभी ये पानी में डूब जाती। एक वक्त तो ऐसा भी था जब पूरी धरती पर बर्फ ही बर्फ थी। पूरी पृथ्वी ग्लेशियर से ढक चुकी थी, जिस समय को हिमयुग यानी कि आइस एज कहा जाता है। हैपिंग ली और उनके साथियों का कहना है कि उस पीरियड के दौरान ग्लोबल कूलिंग की वजह से यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया और अफ्रीका में भयानक सूखा पड़ा। हो सकता है कि इस वजह से हमारी प्रजाति खत्म होने के कगार पर पहुंच गई हो, क्योंकि डायनासोर जैसे विशाल जानवर जिन्होंने लंबे टाइम तक धरती पर राज किया है, वे भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही विलुप्त हुए थे। वहीं वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ज्वालामुखी एक्सप्लोजन या फिर रेगिस्तान भी इंसानी नस्ल के लिए खतरनाक साबित हुए होंगे, क्योंकि उस वक्त उन्हें इन चीजों से बचकर जीने की कला नहीं आती थी। तब धरती ठंडी हो रही थी और भयानक ज्वालामुखी विस्फोट बेहद आम बात थी। ऐसे में हो सकता है कि इंसानों की आबादी का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया हो। वहीं कुछ साइंटिस्ट ये भी अनुमान लगाते हैं कि हमारे पूर्वज दूसरी इंसानी प्रजातियों को खोजने के लिए निकले और रेगिस्तान में ही फंस कर रह गए थे। उन्हें वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिला होगा, जिसके चलते उन लोगों ने रेत में ही दम तोड़ दिया होगा। खैर, इसके पीछे भी एक लॉजिक है।
दरअसल उस समय इंसानों की कई अलग अलग प्रजातियां थी, जैसे कि आज जानवरों और पक्षियों की होती है। इनमें होमो हाइडेलबर्गेंसिस, होमो रोडेसिएंसिस, होमो एंटीसिसर और होमो बोडोएंसिस शामिल हैं। हालांकि क्लियर भी नहीं है कि इनमें से हमारा पूर्वज कौन सा है, क्योंकि उस समय इंसानों की मॉडर्न और एकमात्र बची हुई प्रजाति होमो सेपियंस एग्जिस्ट नहीं करती थी। इस प्रजाति का इतिहास करीब 3 लाख साल ही पुराना है, जबकि यहाँ बात 9 लाख साल पहले की हो रही है। हालांकि अपने इवोल्यूशन के दौरान होमो सेपियंस को भी कई खतरों से गुजरना और बचना पड़ा। वहीं हमारे पूर्वजों की अंत की वजह महामारी भी मानी जा रही है, क्योंकि इंसान बीमारियों का सबसे आसान शिकार माना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जानवरों के मुकाबले इंसान ज्यादा जल्दी बीमारियों के चपेट में आ जाता है। ऐसे में हो सकता है कि किसी बीमारी ने महामारी का रूप लिया हो और उसने इंसानी आबादी के बड़े हिस्से को खत्म कर दिया हो। पिछली कुछ सदियों में भी महामारी की वजह से करोड़ों लोग मारे गए। 14वीं सदी में प्लेग से दुनिया भर में करीब 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। 1918 में आए खतरनाक स्पेनिश फ्लू ने भी करीब 3 करोड़ लोगों की जान ली। हो सकता है कि इसी तरह की कोई महामारी 9 लाख साल पहले भी फैली हो। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है वैसे दोस्तों, कि जब दूसरी इंसानी प्रजातियां विलुप्त हो गईं, तो होमो सेपियंस कैसे बच गए? अगर इंसानी इतिहास को देखें तो सरवाइव करने की काबिलियत सबसे ज्यादा निएंडरथल के अंदर थी। उन्होंने कम टेम्परेचर में रहने का हुनर सीख लिया था, जो उस वक्त तो जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। निएंडरथल ने अपनी प्रजाति को यूरेशिया के अलग अलग हिस्सों तक फैला दिया था। वहीं होमो इरेक्टस ने खुद को साउथ ईस्ट एशिया के सर्कमस्टांस के हिसाब से ढाल लिया था। लेकिन इंसानों की सभी शुरुआती प्रजातियों के साथ ये दोनों भी धीरे धीरे खत्म हो गयी। बचे तो सिर्फ होमो सेपियंस, और इनके बचने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी उनका दिमाग। कई रिसर्चर्स का मानना है कि तेज दिमाग की वजह से होमो सेपियंस का वजूद आज तक बचा हुआ है। हालांकि उन्होंने इसका कुछ क्रेडिट लैंग्वेज को भी दिया है, तो वहीं कुछ किस्मत को भी। हमारी इमोशनल वीकनेस भी हमारे पूर्वजों के खत्म होने की एक बड़ी अहम वजह मानी जाती है। हमारे पुरखे एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे। जी हाँ, एक दूसरे की मदद करते थे। जैसे कि हमें जितना दूसरों के बारे में पता चलता है, उनके साथ हमारा लगाव उतना ही बढ़ता रहता है। यही वजह है कि इंसानों की दूसरी प्रजातियां इधर उधर भटकने के चक्कर में खत्म हो गई। वहीं होमो सेपियंस लंबे समय तक अफ्रीका से बाहर निकले ही नहीं, इसलिए बचे रहे। होमो सेपियंस पर सबसे बड़ा खतरा करीब 60,000 साल पहले भी आया था, जब वे अफ्रीका यानी अपने मूल स्थान से बाहर निकलने लगे। हालांकि इस पलायन की मेन वजह युद्ध नहीं था, न ही उन्हें जबरन भगाया गया। असल में आबादी बढ़ने के साथ बेसिक चीजों की जरूरत भी बढ़ने लगी। इसकी तलाश में वे अफ्रीका से बाहर जाने लगे। इससे होमो सेपियंस के लिए भी वहां खतरा पैदा हुआ, जिससे दूसरी प्रजातियां खत्म हुई थी। लेकिन होमो सेपियंस ने अपना घर यानी ओरिजिनल रेजिडेंस तभी छोड़ा जब वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हो गए और जब उन्हें इसकी जरूरत महसूस हुई। उन्होंने अपनी इसी सूझबूझ से दुनिया के बाकी हिस्सों में जाकर भी सरवाइव करना सीख लिया। उस वक्त होमो सेपियंस से पहले की भी कुछ प्रजातियां थी, लेकिन होमो सेपियंस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनसे घुल मिल गए, उनके साथ रिप्रोडक्शन किया और उन्हें अपने में मिला लिया। जब होमो सेपियंस पूरी तरह विकसित हो गए तो फिर धरती पर किसी और प्रजाति के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज से 100 साल बाद दोबारा ऐसी ही सिचुएशन पैदा हो जाए कि धरती पर गिने चुने लोग ही बचे हैं, या फिर इंसानों का बिल्कुल ही खात्मा हो जाए, जैसे साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भविष्यवाणी भी की है कि 100 साल बाद इंसान के बनाए हुए रोबोट इतने ताकतवर हो जाएंगे कि इंसानों को ही खत्म कर देंगे, तो क्या होगा? तब धरती पर इंसानों को फिर से लाने के लिए एक मर्द और एक औरत की जरूरत पड़ेगी। कहने को तो ये सिर्फ इमेजिनरी सवाल है, लेकिन नासा जैसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट और दुनिया के कई दूसरे बड़े संस्थान इस बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। असल में उनकी फिक्र इंसानों की दूसरी दुनिया बसाने को लेकर ज्यादा है कि अगर धरती पर कयामत आ भी जाए तो फिर से दुनिया को कैसे बसाया जा सकता है। हालांकि कुदरती तौर तरीकों के हिसाब से तो सिर्फ 2 इंसान यानी एक पुरुष और एक औरत इंसानियत को जिंदा कर देंगे। लेकिन जरा सोचिए, इनकी अगली पीढ़ी में जो बच्चे होंगे वो भाई बहन होंगे, जिनके आपसी रिलेशन से ही अगली पीढ़ी हो सकेगी। ऐसे में इनके बच्चों में एक ही परिवार के गुण, बीमारियां और कमियां होंगी। मशहूर साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड कहते थे कि समाज के लिए सबसे खराब जो 2 बातें हैं, उनमें से एक है अपने माँ बाप का कत्ल और दूसरा परिवार के लोगों के बीच जिस्मानी ताल्लुकात यानी सेक्सुअल रिलेशन। समाज के लिए तो ये खराब है ही, साथ ही साथ वैज्ञानिक नजरिए से भी गलत है। जैसे अगर एक ही परिवार के लोगों के बीच रिलेशन होंगे तो जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनका असर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाएगा। इस बात को प्रूव करने के लिए यूरोप के देश चेकोस्लोवाकिया में एक सर्वे किया गया था, जिसमें 1933 से 1970 के बीच पैदा हुए बच्चे शामिल थे। इस दौरान पता चलता है कि जिनके माँ बाप पहले भी किसी न किसी पुराने रिश्ते की वजह से एक दूसरे से जुड़े थे, उन बच्चों में से 40% किसी न किसी बीमारी के शिकार थे।
जिनमें से 14% लोगों की कम उम्र में ही मौत हो गई। असल में हम सबके पास अपनी जीन्स के 2 कॉपी होती हैं। इनमें से एक माँ से निकलती है तो दूसरी पिता से। लेकिन इनमें से कई जीन ऐसे होते हैं जो तब तक छुपे रहते हैं जब तक उनका परफेक्ट मैच नहीं मिल जाता। ऐसा तभी होता है जब आपके माँ बाप पहले भी किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हों। ये खुफिया जीन पीढ़ी दर पीढ़ी छुपते छुपाते आने वाली नस्लों में ट्रांसफर होती हैं। जैसे ही इनका परफेक्ट मैच मिलता है, ये जाग जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जब आपके माँ और बाप दोनों में सेम जीन हो, यानी कई पीढ़ियों से पुराना ही सही, लेकिन उनका खून का रिश्ता हो, तो उनकी बीमारियां भी सेम होंगी। तो उनके बच्चे में एक ही बीमारी के डबल सिम्टम्स जाएंगे जो ज्यादा खतरनाक होंगे। वहीं पेरेंट्स अगर अलग अलग जीन के होंगे तो बच्चे पर बीमारियों का इतना असर नहीं पड़ेगा। कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी को ही ले लीजिए। आज की तारीख में हर 33,000 में से एक इंसान इस बीमारी का शिकार है। हालांकि ये संख्या बेहद कम है, लेकिन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में स्थित एक छोटे से द्वीप पिंगलैब का ये हाल इससे ठीक उलट है। जी हाँ, दरअसल यहाँ 18वीं सदी में भयानक समुद्री तूफान आया था, जिसकी वजह से द्वीप में रहने वाले 20 लोगों के सिवा बाकी सभी मारे गए। इन 20 लोगों में से एक को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी थी। पीढ़ी दर पीढ़ी इनके आपसी रिलेशंस का नतीजा ये हुआ कि आज इस द्वीप पर रहने वाला हर 10वां आदमी इस बीमारी का शिकार है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि धरती पर अगर ऐसा ही कोई तूफान आ जाए जिसमें सिर्फ 2 ही लोग बचें, उनमें से किसी एक में ऐसे ही बीमारी के जीन हुए, तो होगा ये कि आगे चलकर कई लोग इस बीमारी के शिकार होंगे। यानी अगर इंसान तूफान से बच भी गए तो ये बीमारी पूरी प्रजाति को खत्म कर सकती है। हालांकि ऐसे आखिरी जोड़े की कई संतानें सेहतमंद भी होंगी, लेकिन बीमारी वाले लोगों के बीच अगर पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्तेदारियां होती रहीं तो बीमारियां भी ट्रांसफर होती रहेंगी। स्पेन का हैब्सबर्ग राज परिवार इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। इस परिवार का आखिरी राजा, जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय, वो इतनी तरह की बीमारियों का शिकार था कि गिनना मुश्किल हो जाए। 39 साल की उम्र में जब वो मरा तब उसका राजपाट संभालने के लिए दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं था। असल में चार्ल्स द्वितीय से पहले के 200 सालों तक यूरोप के तमाम राज परिवार एक दूसरे के यहाँ अपने बेटे बेटियों का ब्याह करते रहे थे। नतीजा ये रहा कि तमाम बीमारियों के जीन्स छुपते छुपाते इकट्ठा होते रहे। इसका रिजल्ट चार्ल्स के तौर पर सामने आया, यानी बीमारियों का घर। उसको विरासत में इतनी बीमार पुश्तैनी जीन्स मिले थे कि गिनती करना ही मुश्किल हो जाए। इससे बेहतर तो शायद तब भी होता जब उसके माँ बाप आपस में भाई बहन होते। कहने का मतलब ये कि अगर किसी प्रजाति की बहुत कम तादाद बचती है तो उनका जीन पूल यानी कि गुण सूत्रों का बैंक कम होता है। इसमें भी अगर कुछ बीमार जीन्स हुए तो अगली पीढ़ियों के ग्रोथ की उम्मीद कम होती है, क्योंकि इनके आने वाली नस्लों के पास जो जीन पूल होता है उसमें बीमारी वाले जीन्स की संख्या ज्यादा होती है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले काकापो नाम के तोते इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लाख कोशिशों के बावजूद इनकी संख्या नहीं बढ़ पा रही है और आगे चलकर इस प्रजाति के खात्मे का खतरा है। वजह यही है कि इनकी संख्या बेहद कम है, जीन पूल छोटा है। ऐसे में अगली पीढ़ियों में बीमारियां ट्रांसफर होती जाती हैं। वैसे कुदरती तौर पर हर जीव कोशिश ये करता है कि उसके जीवन साथी का जीन पूल अलग हो, ताकि आने वाली पीढ़ियों में आनुवांशिक बीमारियां जाने का खतरा कम हो। लेकिन हम जिस तबाही की इमेजिनेशन कर रहे हैं और उसमें अगर सिर्फ एक मर्द और औरत ही बचते हैं तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी तमाम जीव नेचुरल चेंजेस के लिए खुद को तैयार करते हैं, उसके हिसाब से नए रंग ढंग सीखते हैं, नए गुण स्टोर करते हैं। ऐसे में जेनेटिक बीमारियों का खतरा कम होता जाता है। हालांकि कई बीमारियां ज्यादा खतरनाक होती हैं, जो माता पिता में से किसी एक को भी हो तो भी बच्चे पर उतना ही असर डालती हैं, जैसे शुगर या एड्स। हालांकि ये सब बातें अभी हवा में ही ज्यादा हैं। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये बहस ही बेवजह की है, क्योंकि लाखों साल पहले इंसान का जन्म हुआ था तो उस वक्त उनकी संख्या 1000 की भी नहीं थी। आज तमाम सबूत ये कहते हैं कि करीब 10 लाख साल पहले सिर्फ 1000 इंसान धरती पर ही थे, फिर बाद में इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं करीब 1 लाख से 50,000 साल पहले जब इंसान अफ्रीका से दुनिया के दूसरे देशों की तरफ गए तब भी हालात उनके हिसाब से नहीं थे। लेकिन आज इंसानों की इतनी बड़ी तादाद धरती पर है, उसने इतनी तरक्की कर ली है कि ऐसे में अगर प्रलय आए और महाविनाश के बाद सिर्फ आदम और हव्वा यानी कि एक आदमी और एक औरत बची रहे, तब भी इंसानियत फिर से जिंदा हो सकेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उत्तरी अमेरिका का हटेराइट समुदाय। इस समुदाय के लोग आपस में ही रिश्ते करते हैं। इसके बावजूद भी 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और महज 17 सालों में इनकी आबादी दोगुनी हो गई है। ऐसे एग्जाम्पल्स की उम्मीद का कारण है तो महाविनाश को लेकर बेफिक्र रहिए। अगर प्रलय आई और उसमें सिर्फ 2 ही लोग बचे तब भी हम आज की आबादी के बराबरी कर लेंगे, वो भी महज 556 सालों में।
लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि हर औरत कम से कम 8 बच्चे पैदा करे। हालांकि ये शर्त थोड़ी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।